कीजिएगा, भारत में वर्तमान समय में 62.16 लाख किलोमीटर का क्या है, सड़क है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। मतलब सड़क की लंबाई की बात करें तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो सड़क लंबाई है, हमारे भारत में लंबाई के आधार पे दूसरे रैंक पे कौन सा देश आता है, हमारा देश आता है। और पहले नंबर पे आता है कौन सा देश, अमेरिका। कौन सा देश आता है, अमेरिका। सड़क नेटवर्क में हम लोग कितने रैंक पे हैं, 2वें नंबर पे हैं, और अमेरिका कितने नंबर पे, पहले नंबर पे। लेकिन अगर ट्रेन की मामला की बात करें, रेलवे पटरी बिछाने की मामले की बात करें तो हमारा भारत कितने नंबर पे, 4थे नंबर पे। तो पहला नंबर पे आपका कौन सा है, हमसे 3 देश आगे निकला हुआ है, रूस, चाइना और अमेरिका, रेलवे नेटवर्क बिछाने में। और पूरे भारत की बात कीजिएगा, पूरे भारत में 62.16 लाख किलोमीटर का क्या है, सड़क है। और 1947 ईस्वी में सड़क को मोटे तौर पे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, मोटे तौर पे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला, और उसके बाद ग्रामीण सड़कें। हमारे भारत की बात कीजिएगा, भारत में 4 प्रकार की सड़कें। एक राष्ट्रीय राजमार्ग, वैसा राजमार्ग जिसका देख रेख कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। अभी इतने को ना, अभी और चीज बताना है बोल रहे, इसीलिए हम इस पीडीएफ लाए हैं। थोड़ा आज जल्दी खत्म हो जाएगा 45 मिनट में, नहीं तो लगेगा 2 घंटा। केंद्र सरकार, वैसा सड़क जिसका देख रेख कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। मतलब भारत सरकार करती है, उसका देख रेख, उसका भरण पोषण, बनावट, दृष्टि, सब कुछ कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद दूसरा कौन सा है, राज्य राजमार्ग। वैसा सड़क जिसका देख रेख, जिसका देखभाल कौन करता है, राज्य सरकार करता है। उसके बाद है जिला सड़कें। जिला सड़कें के बाद कौन सी सड़कें, ग्रामीण सड़कें। भारत में सड़कों की लंबाई का विवरण देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 1,36,400 किलोमीटर। 62 लाख में मात्र 1,36,000 किलोमीटर 400, समझ गए, 1,36,400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। मतलब राष्ट्रीय वैसा राजमार्ग जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे माने हो गया आपका किसका, राष्ट्रीय राजमार्ग। उसकी लंबाई मात्र कितनी है, 1,36,400 किलोमीटर। उसके बाद राज्य का राजमार्ग की बात कीजिएगा तो 1,76,818 किलोमीटर। और अन्य सड़कें, यानी अन्य सड़कें में जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें की बात करें तो कितना हो जाता है, 59,02,539 किलोमीटर है। लेकिन अगर भार की बात करें, भार की सबसे ज्यादा भार जो लेता है, सबसे ज्यादा जो ट्रेवल करता है लोग, किससे करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग से करता है हमारे भारत में बहुत कम। लेकिन अगर भार यानी बोलिए कि यातायात का सबसे बड़ा साधन कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भारत में कितनी है, 1,36,400। राज्य राजमार्ग की लंबाई 1,76,818। उसके बाद अन्य सड़कें कितनी है, 59 लाख। उसके बाद बस कुछ नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेवारी किसके पास है, केंद्र सरकार। ये राज्यों की राजधानियों को जोड़ती है। नेशनल हाईवे का क्या काम है, राज्यों के जितने भी राज्य हैं, सब राज्य की राजधानी को एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्ट करना है। जैसे पटना को लखनऊ से कनेक्ट करना है, पटना को किससे कनेक्ट करना है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से कनेक्ट करना है, फिर कलकत्ता को उड़ीसा के भुवनेश्वर से करना है, उससे छत्तीसगढ़ के रायपुर से करना है। मतलब जाल सा बिछाते हैं। और ये कौन सा होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग। वैसा सड़क जो सभी देश के सभी राज्यों के राजधानी से होकर गुजरता है, कौन सा सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क मार्गों की लंबाई का मात्र कितना प्रतिशत है, 2% है, 2%। लेकिन इसके द्वारा देश की संपूर्ण यातायात का लगभग 40% भाग क्या करता है, वहन करता है। वही आपको बोले कि देश में सड़क कितना प्रतिशत है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2%। कितना प्रतिशत, 2%, 2.03%। लेकिन आदमी उस पर कितना चलता है, 40%। मतलब लोडिंग यातायात, उसी वजह से एनएच पे आपका ज्यादा खतरा किस चीज का रहता है, दुर्घटना होने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग है कम, लेकिन आदमी चलने वाला क्या है, ज्यादा है। सघन होगा तो एक्सीडेंट तो होंगी। वही है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, रख रखाव और प्रबंधन का कार्य करती है। मतलब NHAI, आप देखते हैं बहुत सारा गाड़ी चलता है रोड पे,
नेशनल हाईवे पे देखते हैं लिखा रहता है NHAI, इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम है नेशनल हाईवे का रख रखाव करना, सब चीज उसका देखभाल करना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद किसमें? उसके बाद और सबसे अंतिम में कर्नाटक। भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जहां क्या है? सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब NH की लंबाई सबसे ज्यादा कहां में? महाराष्ट्र में। उसके बाद फिर अब राज्य राजमार्ग, बस कुछ नहीं है, इसको प्रांतीय राजमार्ग भी बोलते हैं। इसका निर्माण एवं रख रखाव किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार का देश के कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत योगदान है? 3% ही क्षेत्र है इसका राज्य राजमार्ग की। और महाराष्ट्र में प्रांतीय राजमार्गों की भी लंबाई क्या है? ज्यादा है। मतलब आपका राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई दोनों किस कहां है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। बाकी जिला सड़कें ढेरी है, कत्ते याद रखिएगा, ग्रामीण सड़कें भी बहुत है, उसको आपको याद रखना है। BRO, इसका गठन 1960 ईस्वी में किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सुनिएगा क्या है BRO? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा पर के जो रोड बनाते हैं वही संस्था है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सुनिएगा, जितने भी सड़क आपको बताए सब सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। सड़क कहां बनेगा, क्या बनेगा? लेकिन एकमात्र सड़क है BRO। ये BRO बॉर्डर जो तो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका संगठन है, ये संगठन किसके अंतर्गत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। रक्षा मंत्रालय यानी जैसे हमारा देश भारत है और हमारे भारत के लगे हुए कौन सा देश है इस जगह पे? पाकिस्तान है। और बॉर्डर के एरिया में अगर कोई रोड बनेगा तो रोड कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? BRO बनाएगी। और BRO में अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ हुआ तो रक्षा मंत्रालय एक्शन लेगा। कौन एक्शन लेगा? रक्षा मंत्रालय। सीधा का सीधा अगर उसका खर्चा उर्चा भी वहन कौन करेगा? रक्षा मंत्रालय। जैसे LOC में कोई रोड बनाएंगे, समझ गए, वैसा एरिया जहां क्या है सीमा है किसी दूसरे देश का, उस एरिया में अगर सड़क बनाते हैं उसका देखरेख कौन करता है? BRO और रक्षा मंत्रालय कार्य करती है। और ये सीमावर्ती मतलब सीमा वाले सड़कों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो आपसे बोलेगा कि सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए कौन सी संस्था है? BRO। आपका सड़क परिवहन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और राष्ट्रीय राजमार्ग, कुछ ने प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कीजिएगा। सबसे पहला NH1 कहां से कहां तक? उड़ी से ले तक। उड़ी से कहां तक? ले तक। NH2 कहां से? डिब्रूगढ़ से तुईपांग कहां तक? मिजोरम तक। तुईपांग कहां में है? मिजोरम में। NH3 कहां में? ले लद्दाख से अटारी बॉर्डर तक। अटारी बॉर्डर तक। NH4 है आपका पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक। पोर्ट ब्लेयर कहां में? अंडमान निकोबार में। बस NH5 आप याद रखिएगा। NH5 फिरोजपुर पंजाब से लेके सिटकिला दर्रा के समीप। दर्रा बताए कि नहीं? दर्रा फिरोजपुर से लेके कहां में? सिटकिला दर्रा तक। उसके बाद NH44 5 तक रखिएगा कंटिन्यू याद। उसके बाद एक्स्ट्रा याद रखिएगा NH44 कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, जिसकी लंबाई कितनी है? 3745। अगला है NH27 पोरबंदर गुजरात से कहां तक? सिलचर असम तक। पोरबंदर गुजरात से लेके कहां तक? असम के सिलचर तक। फिर आप NH19 याद रखिएगा, ये सब नहीं हो याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। एक NH48 याद रखिएगा और NH16 याद रखिए। 19 NH16 बता देते हैं। NH16 टिक मार देते हैं। NH16 याद रखिएगा, 48 याद रखिएगा, 19 याद रखिएगा। महानगर है दिल्ली से चेन्नई, कलकत्ता से चेन्नई, दिल्ली से कोलकाता। ये 3 याद रखिएगा आप। उसके बाद आइए कुछ नहीं, बस वायु परिवहन कौन सा है? वायु पर। अभी हवाई जहाज के बारे में पढ़ना है, कुछ नहीं है, इसको लेके करना ही कुछ नहीं। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और सबसे पहली बार हवाई जहाज कहां से चला था? इलाहाबाद से कहां तक? नैनी के बीच चला था। डाक सेवा लेके गया था। क्या लेके गया था? डाक सेवा चिट्ठी लेके गया था। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की क्या हुई? स्थापना हुई। 1953 में सभी वैमानिक
वैमानिक मतलब विमान वाली कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित विभागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, दो नवनिर्मित निगमों में। देखिएगा, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना 1933 में। 1953 ईस्वी में जितने भी भारत के वैमानिक कंपनी थे, यानी हवाई जहाज पे जितने भी सरकार काम करती थी, उसको मिला के दो कंपनी बनाया, और एक कंपनी का नाम था भारतीय विमान निगम, जिसका नाम था इंडियन एयरलाइंस, एक हुआ एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस का काम था देश के जितने भी अंदर हैं, देश के अंदर जितने भी हवाई जहाज चलेंगे कौन चलाएगा, इंडियन एयरलाइंस, और देश के बाहर विदेशों में जो भी हवाई जहाज जाएगा वो कौन जाएगा, एयर इंडिया जाएगा। दो भागों में विभाजित कर दिया। अब इसको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया नरेंद्र मोदी ने, समझ गए, और टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। अगला देश के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, कुछ ने हवाई अड्डा का नाम बोलेंगे और आप क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां में, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चारों महानगर का याद रखिएगा। अगला आइए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर का नाम याद है ना जी, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां में, पोर्ट ब्लेयर में। कहां में, पोर्ट ब्लेयर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में। पटना जयप्रकाश किसका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुरु रामदास सिख गुरु थे, पंजाब दे देना है, सिख गुरु कहां में, पंजाब में। अहिल्याबाई होलकर इंदौर मध्य प्रदेश की हुआ करती थी, तो मध्य प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री कहां, वाराणसी में। वीर सावरकर कौन, वीर सावरकर काला पानी वाला सजा बताए थे, वहीं पे आपका पोर्ट ब्लेयर। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, गोपीनाथ बारदोलाई गुवाहाटी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब नाम रेखा है। छत्रपति शिवाजी, इंदिरा गांधी नहीं याद होगा, राजीव, अच्छा बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। बस याद तो हो गया, अब क्या, बस खत्म भी हो गया परिवहन आपका। परिवहन क्या हो गया, कहां रहती है आपको याद रखिएगा ना, नहीं रखिएगा याद। भारत निवासी, इस धरती के मूल निवासी को हम क्या बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। भारत की जनजाति, देखिए भारत की जनजाति। आबादी के आधार पे बात करें, जनसंख्या के आधार पर की बात करें, तो पूरे विश्व में एक भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा जनजाति रहा करती है। जनसंख्या के आधार पे पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति का कहां में है, हमारे भारत में है। पूरे विश्व में सबसे पहले जो यहाँ की मूल निवास करने वाली जनसंख्या का क्या करती है, प्रतिनिधि करते हैं। हम लोग जो है जनजाति नहीं है। भारत में जो, जब भारत का पृथ्वी बना था, इस पृथ्वी बना था, भारत के जो मूल निवासी थे वही जनजाति हैं। और वही जनजाति आज जंगल का अगर रक्षा करता है, जंगल को बचाना चाहता है, आदमी उसको नाम देता है नक्सलाइट। वही नक्सलाइट का एक ही मांग है, हम जैसे बने हैं हमको बने रहने दो, जंगल में रहने दो। आदि नक्सलाइट कौन बनता है पता है, नक्सलाइट वो बनता है जिसको इस भारत के औद्योगिकरण ने उसका घर छीना है। जैसे आप जंगल काट के फैक्ट्री लगाइएगा, जंगल काटिएगा ना, उसका घर उजड़े। सब व्यक्ति थे जो जंगल की रक्षा करते थे, जनजाति थे। उसी प्रकार से जनजाति है, जनजाति भारत के मूल निवासी है और जंगल में निवास करते हैं। उसका जीवन उसी प्रकार से, वो औद्योगिक विकास में आपकी सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं, उसको 40,000 50,000 20,000 नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ जंगल चाहिए, पक्षी पेड़ पौधे फल फ्रूट खाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो तीर उड़ चलाएंगे, समझ गए। तो जनजाति वो है जो भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी वो है भारत में वो व्यक्ति जो रहे और जिसने अपने समय के साथ परिवर्तन कर लिया, वो व्यक्ति आधुनिक पुरुष हो गया। जैसे आप लोग हैं, समय के साथ परिवर्तन हो गए। आदिवासी कहता है कि नहीं, मेरी सभ्यता जो मेरी संस्कृति है वो बनी रहे। हम अगर जंगल में पेड़ों पे रहते तो हम पेड़ पे ही रहेंगे, हमको नहीं चाहिए आलीशान बंगलो। तो ऐसा जनजाति का अपना अपना मैथोलॉजी है, अपना अपना सोच है, समझ गए।
अपना अपनी विचारधारा है, वही ये जनसंख्या कहते हैं। जनजाति कहता है भारत के मूल निवासी मेन तौर पे कौन है? जनजाति। हम लोग तो बाहरी हैं, हम लोग आर्य के वंशज हैं, आर्य हैं हम लोग, आए थे मध्य एशिया से आके, उसी का जनसंख्या बढ़ते गया और हम लोग पावरफुल होते गए, दिमाग लगाते गए, जनजातियों को समेटते गए, हटाते गए, सबको समेट के एक छोटा सा जंगल में रहने के विवश कर दिए। और उन्होंने समय के साथ बदला नहीं, हम लोगों के साथ ना ही मेल खा पाया। इसी वजह से एक सबसे बड़ा रीजन था कि आपके बिहार से अलग हुआ क्या? झारखंड। झारखंड में जनजाति है, बिहार के लोगों के साथ मेल खाता नहीं, वहां के लोगों का रहन सहन, पर्व त्योहार, बोली भाषा, सब चीज क्या है? अलग है। तो आपके साथ मेल खा पाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपके भागलपुर का कोई लड़का दरोगा में सिलेक्शन हुआ और उसको संथाल वाले एरिया का बना दिए क्या? इंस्पेक्टर। क्या लगता है सुनवाई कर पाएगा वो? चलिए आप ही का टीचर में सिलेक्शन करवाते हैं, सिलेक्शन करवा के संथाल वाले एरिया का स्कूल का टीचर बनाते हैं, पढ़ा पाइएगा आप? नहीं पढ़ा पाइएगा। तो शासन प्रशासन चलाने में, सब चीज चलाने में दिक्कत होता है। एक छोटा सा उदाहरण दिए, ऑटो से लेके, एक रिक्शा से, दुकानदार से लेके सब तक दिक्कत ही दिक्कत है। इसीलिए लोग बोले या अलग राज्य बना दो, उसका अलग वैकेंसी निकलेगा। आम बोलचाल की भाषा, जैसे बंगला, पश्चिम बंगाल का बढ़िएगा तो आपको बांग्ला भाषा आना अनिवार्य है। बांग्ला भाषा में क्वेश्चन आएगा, बांग्ला भाषा जानिए। तो वही कहता है कि जनजाति, तो जनजाति समूह अपनी संस्कृति और क्षेत्रीय संगठनों के प्रति अत्यधिक क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया। इसकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में जनजाति नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? अनुसूचित जनजाति कहा गया। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। बाकी संविधान का अनुच्छेद पढ़ाएंगे ही। अगला है, सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा द्वारा जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आदिवासी का। भारत में सर्वप्रथम जनजाति शब्द का प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने। अर्थ कहता है भारत के प्रमुख जनजाति, भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? भील। कहता है भाई भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। भील जनजाति के लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह होते हैं और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? भीली भाषा बोलते हैं। अगला है गोंड। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की कौन सी जनजाति है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है, लेकिन इसका मुख्य संकेंद्रण यानी सबसे ज्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में। अगला जनजाति है संथाल। भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। और ये जनजाति कुशल कृषक होते हैं और उत्तम शिकारी होते हैं। भारत के किस राज्य में? झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में आदि राज्यों में निवास करती है। अगला जनजाति है मुंडा। इस जनजाति का प्रमुख केंद्र कहां में? झारखंड। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में निवास करती है। और इस जनजाति का सरहुल प्रमुख त्योहार है। मुंडा जनजाति का कौन सा त्योहार प्रमुख है? सरहुल। बोडो, यह जनजाति मूल रूप से असम राज्य में। बोडो जनजाति किस राज्य में? कुछ नहीं, ज्यादा आप राज्य याद रखिएगा। कौन सी जनजाति किस राज्य में? ये थोड़ा सा हल्का हल्का। अगला जनजाति है थारू। देखिए ये जनजाति, इस जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ऊपर में हिमालय है ना, हिमालय के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह जनपद के मुख्य रूप से निवास करती है। उत्तराखंड राज्य में एक जगह है, जिला है, उस जिला का क्या नाम है? उधम सिंह जिला। इस जिला में निवास करती है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के सभी त्योहारों को क्या करती है? मनाती है। यह जनजाति, थारू जनजाति जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, परंतु वर्तमान समय में यह नहीं मनाते हैं। थारू एक जनजाति है जो दीपावली के दिन रोता है बैठ के। काहे रोता है जानते हैं? इसके पीछे कहानी है, सुनिएगा। समय तो है, हाँ देखिए कैसे आवाज आए। कहानी के नाम पे देखिए थोड़ा सा। थारू जनजाति बताइए पहले किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, मोटे तौर पे उत्तराखंड में आप चलिए। थोड़ा सा का छोटा सा कहानी है और थोड़ा रिलीजियस कहानी है, धार्मिक कहानी है, समझ गए? मुंह से अगर निकलेगा तो बोलिएगा जय श्री राम, समझ गए? सबके लिए नहीं बोले, समझ गए? कोचिंग संस्थान आपका धर्म को लेकर नहीं चलता है। कहानी है थारू जनजाति को लेकर, इसलिए बता रहे हैं। क्या है थारू जनजाति? सुनिएगा। राम भगवान जा रहे थे श्रीलंका, लंका जा रहे थे सीता मैया को लाने के लिए, और सीता माता को जब लाने गए तो रास्ते में पड़ गया समुद्र। रास्ते में क्या पड़ गया? समुद्र। आपको पता है भारत का पार करते समुद्र है, फिर श्रीलंका।
राम भगवान गए और राम भगवान हनुमान जी को बोलते हैं कैसे जाओगे। हनुमान जी बोलते हैं राम जी आप जो है ना समुद्र देवता को मनाइए, और समुद्र देवता को मनाइए कि थोड़ा देर के लिए सूख जाएगा, हम लोग चले जाएंगे श्रीलंका और फिर उधर से ये अपना विकराल रूप धारण कर लेंगे। बोला ठीक है। राम भगवान समुद्र देवता का क्या करने लगे, स्मरण करने लगे, आराधना करने लगे, हे समुद्र देवता आप आइए समुद्र को सुखाइए। समुद्र देवता प्रकटे नहीं हुआ। राम भगवान को आ गया गुस्सा। राम भगवान निकाले तीर, बोला मारेंगे समुद्र को सुखा ही देंगे। समुद्र को क्या करेंगे, पूरा का पूरा सुखा देंगे। देखिए अभी कहिएगा अक्सर से ये गलते सुखा देगा कि नहीं देगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। समझ गए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसका जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। बाकी भगवान है, अगर मानते भगवान है तो कर पाएंगे, अगर मानते भगवान नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। सीधा सा आंसर है। अगर आपका मानना है कि हाँ भगवान है, ईश्वर है तो कर पाएंगे, और अगर राम भगवान कर सकते हैं तो अल्लाह भी कर सकते हैं, ईसाई धर्म के ईसा मसीह भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। समझ गए, तो सब ईश्वर कर सकते हैं। तो तीर निकाले और बोले मारेंगे, सूख भी जाएगा। जैसे ही तीर निकाले समुद्र देवता डर से प्रकट हो गए, हे देवता सुखाइए नहीं, मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बोला क्या चाहिए, बोला बस क्षमा कर दीजिए, हमको आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम एक उपाय बता देते हैं, पत्थर तैरा देंगे, हम डूबने नहीं देंगे। सूखेंगे कैसे, पत्थर तैरा देंगे, आपके लिए रास्ता नहीं जाना है ना। बोला हाँ जाना है। बोला ठीक है आप चले जाइएगा, पत्थर हम तैरा देंगे, डूबने नहीं देंगे। वही जो आदम ब्रिज बनाया। बोला पत्थर तैरेगा, टेंशन नहीं लेना, बस उस पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा सिर्फ, जय श्री राम। बोला अच्छी बात है। तीर तो चढ़ा लिए थे। बोला अभी छोड़े कहाँ भैया जी। और जो तीर चल रहा है क्षत्रिय का ये है कि कहीं ना कहीं वो छूटेगा, उसका धर्म है। अगर तीर कमान पे आ गया तो छूटेगा, और भगवान का तीर है तो छूटना तो तय है। बोला कहाँ छोड़े, तो हनुमान जी बोले पीछे घूम के छोड़ दीजिए, इधर पश्चिम साइड में। किस साइड में छोड़ दीजिए, पश्चिम साइड में छोड़ दीजिए। बोला किस साइड छोड़ दीजिए, पश्चिम साइड छोड़ दीजिए। तो राम भगवान क्या किए, पश्चिम साइड घूमे, और पश्चिम साइड घूम के तीर को क्या किए, देखिए यही है श्रीलंका, बीच में समुद्र है, बीच में समुद्र है कि नहीं, बस नीचे ना है श्रीलंका जी। एक के दो को दिख रहा है क्या जी, देखिए यहां है श्रीलंका, और यहीं पे आपका कौन सा ब्रिज, आदम ब्रिज। यहीं पे थे राम भगवान खड़े। राम भगवान इधर घूमे और मार दिए तीर, कहां जानते हैं, यहां राजस्थान में पश्चिम। और सारा का सारा जो जमीन था क्या बन गया, बंजर बन गया, मरुस्थल में बदल गया। सारा का सारा जमीन किसमें बदल गया, मरुस्थल में बदल गया। यही निवास करती थी थारू जनजाति। थारू जनजाति मूल रूप से यही निवास करती थी। जब देखा जमीन बंजर हो गया, आप खाओगे पियोगे क्या, तो थारू जनजाति यहां से पलायन करके कहां चले आया, इस उत्तराखंड के इस वाले इलाके में, और यहां आके रहने लगा। तो उसका घर परिवार, मूल संपत्ति, जमीन जायदाद, सब चीज छोड़ के आना पड़ा। किसके कारण, राम भगवान के कारण। इसी वजह से जब राम भगवान लौट के आए ना, सब कोई खुशी मना रहा था तो दुख मना रहा था, इसी के कारण हुआ ये सब चीज। समझ गए, तो ऐसा कहानी है। इसी वजह से थारू जनजाति क्या करती है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती थी, अब मनाती नहीं है। मनाती थी, सब कोई रोता था, अपना पूर्वज छूट गया, ये छूट गया। तो इसी वजह से इस मरुस्थल का विकास हुआ है। ज्योग्राफी ये नहीं कहता है, समझ गए, ज्योग्राफी ये कहता नहीं है। ज्योग्राफी कहता है जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं वहां मरुस्थल होगा। हमारा धर्म कहता है कि राम भगवान के तीर से हुआ। समझ गए, तो अलग अलग चीजें हैं, समझ गए। तो बाकी जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद उत्तराखंड के उधमपुर जिला है, जनपद, जिला को क्या बोलते हैं,
जनपद में मुख्य रूप से निवास करती है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के सभी त्योहारों को मनाते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और परंतु वर्तमान में यह मनाते नहीं। अगला है भोटिया जनजाति या भूटिया। यह जनजाति मुख्यतः पर्वतीय स्थानों में निवास करती है, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम। अगला है नागा। नागा जनजाति किस राज्य में? नागालैंड में। मीना जनजाति कहां में? देखिए राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना जनजाति का प्रथम स्थान है। मीना जनजाति कहां में? राजस्थान राज्य में। मीना शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली। मीना जाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार को मानती है। कहता है हम भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। टोडा वही कल की अवतार पर आए ना। अच्छा आप लोग मैंने पढ़ाया, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। अगला है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहां में निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है और पशुपालक जनजाति है। यह जनजाति कन्या पुत्री की हत्या करती है, इसलिए इस जनजाति की बहुपति प्रथा का व्यवस्था है। मतलब एक स्त्री 8-10 गो पति रख सकती है। बहुपति ना, देख रहे हैं, मतलब बहुपत्नी मतलब एक से अधिक पति रख सकती है। इसमें ऐसा प्रथा है। कहा जानते इसका सबसे बड़ा, अगर बेटी पैदा लेती है ना उसको मार देता है। जब बेटी नहीं तो बहू कहां से? बेटी नहीं तो बहू कहां से? तो इसको शादी करना पड़ता है। मतलब एक ही महिला से बहुत सारे, समझ गए? बहुपति मतलब एक महिला को बहुत सारे पति रहते हैं, इसीलिए बहुपति प्रथा है। इसमें कौन सी जनजाति में? टोडा। कहां में? नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी कहां में? तमिलनाडु में। कहां में? बस याद रख लीजिएगा इसको। केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और जनजाति, समझ गए? राज्य और जनजाति, और सब पे अंडरलाइन करेंगे। वीडियो है, वीडियो ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वही सब याद रखिएगा। सब तो नहीं याद कर पाइएगा, लेकिन मैन याद रखिएगा। बिहार में कौन सी जनजाति? संथाल। कौन सी जनजाति? थारू, बिरहोर। कौन सा? बिहार का शब्द याद कर लीजिएगा कम से कम। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति? चेंचू जनजाति। कौन सी जनजाति? वो याद रखना जिसपे हम चलते रहे। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति? सहरिया। कौन सी जनजाति? और गोंड। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति? गद्दी, भोटिया। गद्दी और भोटिया। जम्मू कश्मीर में बक्करवाल, गुज्जर। ये दो याद रखिएगा, गज्जी, बक्करवाल और गुज्जर। एगो गद्दी भी। कौन सी? गद्दी। जाएगा वीडियो, चले जाएगा। अगला ये लद्दाख में। लद्दाख में आप रखिएगा याद, कौन सा? चांगमा। कौन सा? चांगपा। कौन सा? चांगपा। और इसमें कोई जरूर नहीं। झारखंड में संथाल याद रखिएगा, मुंडा, हो, बिरहोर, उड़ा, ये सब तो उसी में है। कोरबा। मध्य प्रदेश में याद रखिएगा भील, गोंड। भील और गोंड और सहरिया। कौन सा? सहरिया। महाराष्ट्र में याद रखिएगा भील, गारसिया, समझे? उसके बाद कोली नहीं। ओडिशा का, ओडिशा का याद रखिएगा खोंड। ओडिशा का कौन? ओडिशा का याद रखिएगा आप खोंड। कौन सी जनजाति? उड़ीसा में याद रखिएगा। उड़ीसा का याद रखिएगा आप खोंड जनजाति। उसके बाद कुछ नहीं। राजस्थान का रखिएगा मीना और भील। सिक्किम में याद रखिएगा लेप्चा। सिक्किम में लेप्चा और तमांग। कौन सी? तमांग। तमिलनाडु में रखिएगा इरुला। कौन सा? इरुला। तेलंगाना में याद रखिएगा लंबाडी। कौन सा? लंबाडी। पहाड़ी रेड्डी। कौन? पहाड़ी रेड्डी। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा जौनसारी, थारू, गोंड और बुक्सा। चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला याद रखिएगा आप उत्तराखंड में। कौन याद रखिएगा? सब याद रखना है, समझ गए? असम में कौन सा याद रखिएगा? बोडो। पश्चिम बंगाल में कौन याद रखिएगा? उत्तराखंड का रखिएगा आप जौनसारी। कौन सा? जौनसारी। उसके बाद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये सब याद रखिएगा, बताए ना जी, डफला, मिरी। मणिपुर में याद रखिएगा एकमात्र कुकी। कौन सी? कुकी। मेघालय में याद रखिएगा गारो, खासी, जयंतिया। उसके बाद मिकिर, रेंगमा और बरेल। उसके बाद ये मिजोरम में, मिजोरम में चकमा। मिजोरम में एक याद रखिएगा, कौन सा? चकमा जनजाति। कौन सी जनजाति? चकमा जनजाति याद रखिएगा। हैं? अच्छा हाँ, मिजोरम। कहां में? मिजोरम का चकमा। नागालैंड में नागा याद रह जाएगा, समझ गए? त्रिपुरा में कुछ नहीं, वही चकमा याद रखिएगा। अंडमान निकोबार का याद रखिएगा सब। सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटलीज। कौन सी? सेंटलीज, जारवा,
समझ गए। उसके बाद शैंपेन, कौन सा, शैंपेन रखिएगा याद। उसके बाद आप ये 3 को याद रखिएगा, अंडमानी निकोबारी तो याद रहेगा ही, समझ गए। कम से कम जाड़वा, सेंटिलीज और शैंपेन, ये तीनों याद रखिएगा। लक्षद्वीप का याद रखिएगा एक वासी, कौन सी, वासी। पुदुचेरी का इरुलर, कौन सा, इरुलर। और दादर नगर हवेली दमन और दीव का नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यक्रम से सबसे ज्यादा जनजाति कहां में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहां में, उसके बाद लेकिन प्रतिशत के दृष्टि से अनुसूचित जनजाति किस राज्य में, मिजोरम राज्य में। केंद्र शासित प्रदेश में कहां में, लक्षद्वीप में। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल संख्या लगभग 10,42,42,81,034 है, जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 8.6%। और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आपका ये चैप्टर क्लोज, पूरा का पूरा ज्योग्राफी खत्म, समझ गए। आप इसको जो जो हम बनाए हैं, समझ गए, इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। बाकी चीज